नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे क्रांतिकारी शेखर के बारे में। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो बहुत मशहूर उपन्यास था, प्रेमचंद जी का जो उदार उपन्यास था। इसके बाद इस उपन्यास शेखर एक जीवनी जो सच्चिदानंद हिरानी वात्स्याय है, अज्ञा जी कहते हैं हम उनको। अज्ञा जी का ये मशहूर उपन्यास शेखर एक जीवनी, इस उपन्यास में से एक प्रकरण लिया गया है, उपन्यास का अंश है। अगले लेक्चर में हमने अज्ञा जी के बारे में कुछ बातें की। अज्ञा जी एक मशहूर कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार थे। हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आधुनिक कविताएं प्रयोगवाद के वो प्रणेता थे। हमने कुछ कविता के बारे में बात की थी और इस प्रकरण के बारे में कुछ चर्चाएं की। जो एक शेखर नाम का एक बालक है, उनके मन में, उनके हृदय में देश के प्रति स्वदेश प्रेम कितना भरा हुआ है। जो शेखर है वो वो क्रांतिकारी बालक है। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने छेड़ा था 1942 में, इस आंदोलन में भाग लेने की उनको तीव्र इच्छा है, लेकिन अपने पारिवारिक कुछ वातावरण ऐसा है, कुछ माहौल ऐसा है कि वो असहयोग लड़त में भाग नहीं ले सकता। स्वदेशी चीज वस्तुओं का वो बहुत आग्रही है, विदेशी चीज वस्तुओं का बहिष्कार करता है, अंग्रेजी भाषा से नफरत करता है, एक देशभक्त है, देश प्रेमी है। ये उनका हमने शॉर्ट परिचय लिया। अब हम प्रकरण में विशेष चर्चा करेंगे, शेखर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनको स्वदेश, कैसा प्रेम है उनके मन में देश के प्रति, और असहयोग लड़त में भाग लेने की उनकी कैसी तीव्र इच्छा है, विदेशी वस्तुओं को कैसे बहिष्कार करता है। तो अपने जो एक दो घटनाएं इस प्रकरण में दी गई है, इससे हम परिचित होंगे शेखर के बारे में। तो अब पढ़ते प्रकरण शेखर एक जीवनी, जो उपन्यास है, उपन्यास में से एक अंश लिया गया है। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। 1942 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो सारे भारतवर्ष में एक लहर सी दौड़ गई और सारा देश गांधी जी के असहयोग लड़त में भाग लेने के लिए दौड़े चले गए। शेखर भी उसमें बैठने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बैठ पाया तब हाथों से लेकर अपने को बांध गया। शेखर को भी असहयोग आंदोलन में भाग लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो भाग नहीं ले पाया और अपने आप को उस आंदोलन में भाग लेने के लिए कुछ प्रयत्न करने लगा। उसने विदेशी कपड़े जलाकर रख दिए, उतार कर शेखर ने जो उनके घर में, उनके जो फादर थे, उनके पिताजी थे, वो विदेशी के आग्रही थे। उनके घर में फैशन वाले विदेशी कपड़े मुझको रहा करते थे, तो शेखर ने एक विदेशी कपड़े थे वो सब उतार दिए। मतलब कि वो भी असहयोग आंदोलन में भाग नहीं ले सका, लेकिन घर पर ही अपने आप को उसमें भाग लेने की चेष्टा करने लगा। जो विदेशी कपड़े उन्हें पहने थे उनके घर में थे, वो सारे उन्होंने उतार दिए। 2-4 मोटे जैसे कपड़े उसके पास थे, वही पहने लगा। उसके पास कुछ ऐसे मोटे कपड़े थे, 2-4 थे, बाकी सब विदेशी थे, लेकिन कुछ देसी भी थे, तो वो देसी कपड़े पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया। फिर तो वो बाहर में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकता था, किसी को मिलता भी नहीं था।
क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास रहे कि बाहर जा सके। जो देसी कपड़े 1-2 जोड़ी कपड़े थे, उसके अलावा ज्यादा कपड़े नहीं थे, तो बाहर कहीं जा नहीं सकता था। प्राय दोपहर को वह ऊपर की खिड़की से पास आकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा तो वो क्या करता, दोपहर को वो ऊपर के मंजिले पर जो दीवार की खिड़की थी, वो खिड़की से वो बाहर का दृश्य देखता रहता। और बाहर क्या करता, कभी दूर से जब बहुत से घंटों के संवेद का उस पर पहुंच, संवेद का एक साथ किसी की समूह की आवाज उनके कानों पर पहुंचती। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। एक गांधी जी का एक नारा चला हुआ करता था असहयोग लड़ाई में। तो जब शेखर के बालक बाहर घूमना फिरना छोड़ दिया, अपने घर ऊपर के कमरे में वो बारी, जो गुजरात में बारी बोलता है खिड़की, वो खिड़की के पास बैठकर बाहर का दृश्य देखा करता था। उस समय उनके कानों में असहयोग में भाग लेने वाले लोगों के समूह की एक आवाज उनके कान में गूंजती और वो आवाज थी, गांधी का हो बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला, ऐसा ही नारा उनके कान में गूंजता। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते, मतलब पुलकित मतलब आनंदित। जब उनके कानों में यह स्वर सुनाई देता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला, तो उनके हृदय में भी एक प्रकार का आनंद छा जाता और वो भी अपने खिड़की से वो भी बोल उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। जब ये स्वर उनके कानों में गूंजती, उनको सुनाई देती, तब वो भी ये सब अपने आप बोलने लगता। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, बस वो कुछ नहीं कर सकता था। उनको तीव्र इच्छा थी लड़त में भाग लेने की। उनको भी ऐसा लगता, मैं भी जाऊं लोगों के समूह में, मैं भी गांधी का नारा लगाऊं, अंग्रेजों को भगाने में मैं भी कुछ योगदान दूं। लेकिन उनके घर में कुछ ऐसी स्थिति थी कि उनके पारिवारिक सभ्य जो थे वो उनको भाग लेने के लिए मना करते थे। अपने पिताजी उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, तो वो कुछ नहीं कर सकता था, बस घर बैठे खिड़की से देखा करता था और अपने आप बातें करता, अपने आप नारा लगाते रहता था। माँ कहते सब लोग बाहर गए हुए थे। तो एक दिन की बात है, एक उनकी माँ घर पर थी, बाकी परिवार के सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी, ऊपर माँ बैठी थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह दे रखे। तो घर पे कोई नहीं था, शेखर और उनकी माँ दोनों, लेकिन माँ भी ऊपर के कमरे में थी। तो उसका मौका फायदा उठाकर शेखर ने जो विदेशी कपड़े घर में थे सब परिवार के, वो सब कपड़े इकट्ठे किए और उनका एक ढेर बाहर आंगन में लगा दिया। फिर लैंप में लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला और जो लैंप लाकर उस पर मिट्टी यानी जो केरोसिन बोलते हैं उसका तेल उड़ेल दिया। और तेल उड़ेलने के बाद तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, जो तेल का पीपा था वो नौकर के पास रहता था। तो नौकर के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। कई नौकर अपने पिताजी से कई शिकायत कर दी, तो इस डर के मारे वो नौकर के पास तेल का पीपा लेने के लिए नहीं गए और जो लैंप था उस लैंप से उसने आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। जो विदेशी कपड़े का ढेर लगाया था उन्होंने वो ढेर में आग लगा दी, आग भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, शेखर का आनंद भी भभक उठा। वो भी आनंदित हो गया, उनको बहुत आनंद हुआ कि आज मैंने विदेशी कपड़े जला दिए। वो इतना स्वदेश प्रेमी था, स्वदेशी वस्तुओं का आग्रही था, तो वो भी आनंदित हो गया। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर जाने लगा। वो बाहर तो भाग लेने के लिए नहीं जा सका, आंदोलन में सक्रिय नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने घर आज कोई नहीं था, उसका मौका
मौका मिला उसका फायदा उठाकर उन्होंने घर के सारे कपड़े जला लिए और उसकी आग की ज्वाला के चारों ओर वो नाचने लगा, गाने लगा, आनंदित उठा। उनको लगा कि आज मैं असहयोग आंदोलन कर रहा हूँ और उसमें भाग ले रहा हूँ। और वो गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोल बाला दुश्मन का मुंह काला, वो भी नारा लगाने लगा अकेला अकेला। वो बहुत आनंदित उठा। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा होगी। शेखर को विदेशी मात्र पर घृणा होगी और विदेशी चीज वस्तुएं, विदेशी लोगों को भी नफरत करने लगा। उसने देखा कि हमारे नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भी बुरा हुआ। शेखर को पता था कि हमारे नस में विदेशी प्रभुत्व है। आज हम विदेशी प्रभाव से आ गए, विदेशी प्रभाव में आ गए। आज भी हम आधुनिक युग में अभी हम देखते हैं कि हमारे जो संस्कृति है वो संस्कृति आज नष्ट होती जा रही है और पश्चिमी संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति पे हावी हो रही है। तो शेखर को भी पता था कि हमारे नस में विदेशी संस्कृति प्रभुत्व जमा चुकी है और उसका आतंक भी मचा रही है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नहीं, शेखर को पुरानी बातें भी याद आने लगी और अंग्रेजों आने के बाद की जो स्थिति है वो जो विदेशी संस्कृति, विदेशी चीज वस्तुएं ये सब आने के बाद की बातें भी उन्हें याद आने लगी। वह देखने लगा, उसे यह भी ज्ञान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। तो वो देखने लगा और उसके पिताजी थे वो सब भाइयों को, शेखर के सब भाइयों को घर में अंग्रेजी में ही बोलना ऐसा कहते थे। वो हिंदी में बात करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे, शेखर के पिताजी चाहते थे कि मेरे बेटे आधुनिक फैशन वाले बने, विदेशी बने और विदेशी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें और विदेशी संस्कृति ही अपनाए। लेकिन शेखर इनमें से नहीं था। तो शेखर को पता था कि अपने पिताजी उनको उनके भाइयों के साथ अंग्रेजी में बातें करने को कहते थे। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। वो बचपन से ही शेखर के पिताजी उनको और उनके भाइयों को जब वो बोलना सीखे तब से वो अंग्रेजी भाषा सिखाते थे। तो शेखर को भी अंग्रेजी भाषा ही आती थी, हिंदी तो अब सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी, जो आया होती है जब बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए किसी नौकरानी को रखते हैं। वो नौकरानी के पास बड़ा होता है। तो लेखक अज्ञा जी ने शेखर का बचपन एक आया के सानिध्य में बीता था ऐसा बताया। और वो आया था ईसाई यानी कि अंग्रेज है। स्वभाव था कि अंग्रेजी सिखाएगी। वो अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था। मिशनरी मतलब पादरी। तो शेखर का बचपन कैसे बीता? वो जन्मा वहीं से पहले आया ही उनकी ईसाई थी, अंग्रेजी थी। वो अंग्रेजी बोलती थी। शेखर को भी शुरुआत से अंग्रेजी बोलना सिखा दिया। उनका जो शिक्षक थे, उनके शिक्षक टीचर थे, वो भी एक अमेरिकन यानी कि अंग्रेज थे और पादरी थे। जो पढ़ाता था कुछ नहीं पर दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो दे रहा है। वो अंग्रेज टीचर था, वो कुछ पढ़ाता नहीं था शेखर को, बस अंग्रेजी ही सिखा सकता था, अंग्रेजी भाषा में इनाम देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा है जो हम सबसे पहले सीखते हैं तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ। शेखर को पता था, हम सबको पता है कि हमारी मातृभाषा कौन सी हो। तो जब हम पहला शब्द किसी भाषा में बोले वही हमारी मातृभाषा है। तो शेखर के जीवन में कैसे हो कि वो तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा ही बोला क्योंकि उनके आया ही अंग्रेजी, वो अंग्रेजी बोली थी। तो अंग्रेजी भाषा सबसे पहले उन्होंने सीखी। सबसे पहले भाषा अंग्रेजी शब्द था उनका बोलने का। तो उनकी मातृभाषा तो अंग्रेजी हुई ऐसा शेखर। और विदेशी भाषा थी तो जो हमारे मातृभाषा है वो हमारी माँ है ऐसा शेखर कहता है। तो अंग्रेजी उन्होंने सीखी तो अंग्रेजी उसकी माँ हुई। उसके आत्मनिर्भर को बहुत सख्त करता है। तो
तो ये सब सोचकर शेखर को बहुत आत्मसम्मान में धक्का लगा, मतलब कि उनका आत्मसम्मान को नुकसान हुआ। शेखर को बहुत गंभीर हृदय से आघात लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैं हिंदुस्तान में पला, हिंदुस्तान में जन्मा और मेरी आया ऐसा है, मैं सबसे पहले अंग्रेजी भाषा सीखा, सबसे पहला शब्द अंग्रेजी सीखा, बोला, और अंग्रेजी मेरी मातृभाषा, मतलब कि अंग्रेजी मेरी माँ, एक विदेशी मेरी भाषा, एक विदेशी मेरी माँ। तो ये सब सोचकर उनके हृदय में बहुत बड़ा आघात लगता था, जिससे मैं ध्वनि समझता उसी विदेशी को माँ कहने को बाकी। तो शेखर सोचता कि अंग्रेजी और विदेशी को तो मैं नफरत करता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ, तो फिर मुझे इस विदेशी को माँ कहनी पड़ती है। हिंदी पढ़ना आरंभ किया और जिसका से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। तो धीरे धीरे शेखर हिंदी भाषा का अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे अपने जीवन में, अपने बोलचाल में जो अंग्रेजी भाषा का कुछ शब्द थे वो धीरे धीरे शब्दों को निकालने लगा और खाली जो रिक्तता है वो हिंदी भाषा से भरने लगा और अपनी आदतों पे वो अंग्रेजों की जैसी थी उनको भी सुधारने लगा, विदेशी अभ्यासों से दूर भागने लगा। धीरे धीरे वो भारतीय बनने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। अब वो क्या करने लगा कि उसको हिंदी भाषा से प्रेम है, विदेशी से नफरत है, वो एक हिंदुस्तानी है, वो साबित करना चाहता था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक स्वदेश प्रेमी हूँ, मैं विदेश से नफरत करता हूँ, विदेशी संस्कृति से नफरत करता हूँ, विदेशी भाषा से नफरत करता हूँ, अंग्रेजी से घृणा करता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी भाषा से प्यार करता हूँ, हिंदी ही मेरी मातृभाषा है, हिंदी ही मेरी माँ है। तो ये साबित करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो अपनी श्रद्धा हिंदी के प्रति जो थी वो व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरुआत किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी। अपने जीवन में उन्होंने एक खेल देखा था, उस खेल की कुछ यादें उनके दिमाग में भरी हुई थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। तो एक खेल उन्होंने देखा था, उसकी कुछ यादें उनके दिमाग में थी, तो इसके चलते उनको जो नाटक लिखने की जो शुरुआत की उनमें कुछ मुश्किलें या कोई तकलीफ उनको नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो की जो हथियारी जो नाटक को लिख रहा था शेखर, उसकी जो प्रस्तावना थी वो जहां तहां से उन्होंने इकट्ठी कर ली। केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा, कहीं कहीं कुछ मामूली बाहर से उठा ली प्रस्तावना और वो प्रस्तावना में कहीं कुछ परिवर्तन करके प्रस्तावना बना ली। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ और फिर नाटक लिखना शुरू किया। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी। तो नाटक की कथा वस्तु क्या थी कि नाटक में जो शेखर जो नाटक लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, वो साबित करना चाहता था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी भाषा ही मेरी राष्ट्रभाषा, मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी माँ है। वो साबित करने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय नाटक लिखने की शुरुआत की और ये नाटक में कथा वस्तु ये थी कि ये विराट भारत का स्वप्न इस नाटक में देखा गया और उस नाटक में एक राष्ट्रपिता की भूमिका में गांधी जी ने रखा, गांधी जी को रखा और सिद्धि के लिए साधन है अनुभव और बोला जो नाटक में साधन सामग्री में जो कताई का जो रेट या चरखा था उसको और काटना और बोलना, गांधी जी जो स्वदेशी के हिमायती थे, वो खादी के कपड़े पहनना कहते थे और अपने हाथ से वो चरखा चलाते थे। तो नाटक में राष्ट्रपिता गांधी जी एक विराट भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी है और जो साधन सामग्री ली गई थी वो चरखा और कताई बुनाई वाली साधन सामग्री ली गई थी। विदेशी मानव मनुष्य का
का परित्याग और उसके अवसर पर दूसरा गाल आगे कर दिया। और कथा वस्तु में और क्या था कि विदेशी माल और विदेशी मनुष्य उनका बहिष्कार करता है उस नाटक में। और अगर कोई गांधी जी कहते थे कि अगर आपको कोई गाल पर तमाचा मारे तो उसके आगे आप दूसरा गाल रख देना। तो इस बात को लेकर इस नाटक में शेखर ने वो भी बात कही कि एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो आप उसके आगे दूसरा गाल भी रख दीजिए, यानी कि हम जो हमको मारे हम उसको नहीं मारेंगे, यानी कि अहिंसा की बात इस नाटक में शेखर ने लिखी। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर। तो सत्य हरिश्चंद्र वो पात्र था, सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है उसमें इंद्रलोक की बात की गई, स्वर्गलोक की बात की गई। आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। जो हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था वो शुरुआत में उनको बहुत मुश्किल या बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इंद्रलोक की बात की गई आरंभ से अंत तक। तो इस तरह इस नाटक में भी एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पात्र के जैसा महात्मा गांधी का पात्र लिया गया है। और एक सुनहरे टापू की तरह जो सूर्यास्त के समय समुद्र के बीच में कोई टापू हो और सूर्यास्त के समय वो टापू सुनहरा लगता है, ऐसा कुछ इस नाटक का एक दृश्य हमें देखने को मिलता है। स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार स्वप्न भारत। तो शेखर ने इस नाटक में जो कथा वस्तु ली, भारत स्वाधीन भारत की कथा वस्तु शेखर ने इस नाटक में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाया है। इस विराट स्वप्न देखा गया है, विराट भारत की बात की गई है, कथाएं और बुराई की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है और वो सुनहरे टापू की तरह ये भारत दिखाई दे रहा है। नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत। जो लास्ट में जो सीन आता है नाटक में वो स्वाधीन भारत दिखाई देता है। नाटक पूरा हो गया तो शेखर ने स्वाधीन भारत के स्वप्न का एक नाटक लिखा, वो नाटक पूरा भी हो गया। शेखर ने सुंदर देशी साहित्य से उसकी प्रतिलिपि तैयार की। सुंदर देशी साहित्य वो प्रतिलिपि तैयार की, मतलब वो एक कॉपी तैयार की उन्होंने ये नाटक सही से लिखा था और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। और वो नाटक जो उन्होंने लिखा था वो अपनी जो पुस्तक थी पढ़ने लिखने की पुस्तक के बीच में छिपा कर रखता था। पहले साहित्यिक प्रयत्न की गति उसे अभी याद थी। तो साहित्यिक प्रयत्न जो साहित्य रखने के लिए लिखने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है तो उसकी गति कैसी होनी चाहिए वो सब उनको याद था। इसलिए उसने अपना ये नाटक या अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। सरस्वती जो उनके फैमिली मेंबर है, फैमिली के सभ्य, उनको भी ये नाटक की कॉपी नहीं बताई क्योंकि उनको पता था कि साहित्य रखना कितना कठिन है और वो किसी को बताना नहीं चाहता था। और हर समय जब जहां वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। नाटक लिखने के बाद उनमें उत्साह आ गया, शेखर में उत्साह आ गया और जहां कहीं वो जाता वो कहता कि मैं शेखर हूँ, चंद्रशेखर वो अपने आप को कहता और मैं स्वाधीन भारत का नाटक लिखने वाला मैं शेखर हूँ। वो अपने आप पे गर्व महसूस करता और मैंने अकेले बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, और गर्व से कहता कि मैंने अकेले स्वाधीन, किसी की बाधा उसमें नहीं आती, ऐसा वाला। तो वो गर्व करता है मैंने बाधाहीन स्वाधीन भारत का मैंने निर्माण किया, उसका चित्र मैंने अंकित किया है और मैं वो शेखर हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे। दूसरी एक घटना है, एक प्रसंग की बात शेखर करता है
कि शेखर के पिता एक दिन कहीं दौरे पर जा रहे थे, प्रवास में जा रहे थे, यात्रा पे जा रहे थे और शेखर साथ था, उनके साथ शेखर भी था। बाकी कुछ स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे। तो बाकीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन की इंतजार में वो इधर उधर टहल रहे थे। आगे शेखर था, पीछे उनके पिताजी थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जब बाकीपुर स्टेशन पर अपने पिता के साथ शेखर इधर उधर टहल रहा था, तभी पास से लड़का आया और उन्होंने शेखर से अंग्रेजी में उनका नाम पूछा। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। जब अंग्रेजी में वो लड़के ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो शेखर ने घृणाभरी दृष्टि से उनको सिर से पैर तक घूर कर देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने है, विदेशी कपड़े पहने हैं, सूट वाला कपड़ा, सिर पर अंग्रेजी टोपी, जो अंग्रेज लोग जो टोपी लगाते थे, ऐसी हैट भी लगाई थी और उसके स्वर में अहंकार था। वो अहंकार से बोल रहा था। वो अपने आप को विदेशी होने का गर्व महसूस कर रहा था, अभिमान से बोल रहा था। शायद वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता और वो जताना चाहता था कि मैं भी एक अंग्रेजी भाषा बोलता हूँ। वो विदेशी संस्कृति पर गर्व कर रहा था। शेखर को प्रश्न बुरा अपमान था। शेखर को बुरा लगा क्योंकि एक भारतीय होकर अंग्रेजी में बात करे और इतना गर्व महसूस करे विदेशी संस्कृति पे, तो शेखर को अपमान लगा और बुरा भी लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। शेखर ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ इसलिए नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते हुए झिझकता था। पिता की उपस्थिति में वो किसी के साथ बात नहीं करता था और ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं करता था क्योंकि उनके पिता थे वो स्वदेशी के विरोधी और विदेशी के हिमायती थे। तो शेखर ने कुछ जवाब नहीं दिया और इसलिए जवाब नहीं दिया कि साथ में उनके पिताजी थे। पिता की उपस्थिति में बात करने से वो झिझकता था, मतलब कि वो कुछ डरता था, संकोच, शर्म महसूस करता था। शेखर को प्रश्न बुरा लगा, अपमानजनक लगा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पिताजी के होते हुए जवाब देना नहीं चाहता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं। उस लड़के को और अहंकार हुआ और वो उनको लगा कि नहीं, ये मुझे कोई जवाब नहीं देने वाला क्योंकि मैं अंग्रेजी संस्कृति वाला हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा वाला हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि वो सब दूसरे और को, वो सबको एक अज्ञानी समझता था, अपने आप को घमंडी और अज्ञानी समझता था। इसलिए उनको लगा कि मेरा सामना करने वाला कोई नहीं। वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं और अपने आप सोचता कि अंग्रेजी जानता नहीं होगा। शेखर की बात कर रहा है, जबकि शेखर तो बचपन से अंग्रेजी जानता था, बचपन से अंग्रेजी बोलता था, लेकिन वो अंग्रेजी को नफरत करता था। इसलिए उसने उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन वो सामने वाला लड़का था, उनको लगा कि अंग्रेजी नहीं जानता है। उसने तनिक और रोक में कहा, फिर और कुछ अहंकार में रोक में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मारो नाम, मेरा नाम यह वो है और मैं यू डू यू गो टू स्कूल? तो तुम स्कूल जाते हो, तुम पढ़ते हो? शेखर के पिता कहाँ न होते, वहां न होते तो वो प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। शेखर के पिता अगर न होते तो उसको कुछ भी जवाब दे देता और हिंदी में जवाब दे देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही ढूंढ रहा है और शेखर को संदेह भी हो रहा कि वो लड़का कुछ पाठ ढूंढ रहा है, मतलब कुछ याद कर रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, अंग्रेजी ये जानता नहीं होगा। वो सामने वाला लड़का शेखर के बारे में ऐसा सोचने लगा कि
कि अंग्रेजी जानता नहीं, कुछ याद कर रहा है, कुछ पाठ दोहरा रहा है। पर उसने थोड़ा से उस लड़की की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। बस थोड़ा से नफरत से वो इंग्लिश बोलने वाला लड़के को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शेखर पिता के क्रोधित स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं दिया। पिता एकदम गुस्से में हो लाल हो गए और शेखर को गुस्से में कहा कि जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि शेखर के पिता एक घमंडी थे। वो भी जताना चाहते थे कि ओ भाई मेरा लड़का भी अंग्रेजी जानता है, वो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बचपन से अंग्रेजी जानता है, हम भी विदेशी संस्कृति वाले हैं, हम विदेशी अंग्रेजी की हिमायत, वो भी गर्व महसूस करना चाहते थे। लेकिन शेखर ने कुछ ऐसा नहीं किया, तो उनके पिता गुस्सा हो गए और शेखर को डांटने लगे, क्यों जवाब नहीं दिए। शेखर और भी चिढ़ गया और शेखर को और चिढ़ गई और भी चुप हुआ। जब शेखर गुस्से होता चिढ़ चढ़ती तो चुपचाप मौन हो जाता, कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़का मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। फिर वो अंग्रेजी भाषा बोलने वाला लड़का हंसकर मुस्कुराकर चल गया। पिता ने कहा, इधर आओ। पिता गुस्सा हो गए, शेखर को बुलाया, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया। वेटिंग रूम में पिता के पीछे पीछे शेखर भी गया। पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, क्या पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। शेखर के पिता ने गुस्सा होकर शेखर का कान पकड़ा, उसे डांटने लगे, क्यों तूने क्यों जवाब नहीं दिया, उस अंग्रेजी भाषा वाले लड़के को जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तेरा मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। तभी ट्रेन आई, शेखर को कोई जवाब नहीं देना पड़ा और जवाब देने की जो बारी आती तो वो कुछ और जवाब देता और उसे और कुछ सुनना पड़ता, इसलिए वो बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हुए, किसी के सामने तो बोलने नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया और घर आकर शेखर की माँ के पास आकर शेखर के पिता ने शेखर की शिकायत की कि हमारे लड़के बुद्धू है, मूर्ख है, बेवकूफ है, किसी के सामने वो बोलते नहीं, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि मेरे सब लड़के, मेरे सब बेटे अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी के हिमायती बने, विदेशी संस्कृति की हिमायती बने। तो इस तरह लेखक ने अज्ञेय जी ने शेखर के जीवनी उपन्यास में क्रांति